बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जिस मेहमान को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं उसमें कुछ विशेष बातें हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि वो लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं ब्लड डोनेशन के माध्यम से। न केवल खुद ब्लड डोनेशन करते हैं अपितु जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को प्रेरित करते हैं कि रक्तदान करें और मानवता की रक्षा के लिए हम सब लोग आगे आएं। आपको भारत सरकार की रक्तदान पर एक गवर्निंग बॉडी बनी हुई है NBTC, उसके वो एकमात्र मेंबर हैं गैर सरकारी क्षेत्र से। हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार की तरफ से उन्हें विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए सम्मानित भी किया गया है। वो खुद एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहकर स्वयं को समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं श्री हितेश भांडिया। हितेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हितेश जी, बहुत सारी बातें हमने आपके लिए की हैं और मैं समझता हूँ कि वो सब की सब बिल्कुल सच हैं। और हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन जैसा एक पुनीत कार्य करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है और न जाने वो हमारे संकल्प को कैसे पूरा कर देता है। मैं सबसे पहला जो सवाल आपसे करना चाहूँगा वो यही है कि रक्तदान पर आपने विश्व का सबसे बड़ा जो कैंप किया है अभी 17 सितंबर 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मिलकर, ये किस तरह से संभव हुआ? देखिए, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के माध्यम से वर्ष 2012 से रक्तदान के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य करते हुए हैं जी। 2012 में हमने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर 96,600 यूनिट एक दिन में रक्त की भारतवर्ष में इकट्ठी करी। 2012 में? 2012 में जी। फिर 2014 में हमने गिनीज कीर्तिमान बनाया और हम एकमात्र ऐसी संस्था हैं जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा रक्तदान एकत्र करने के लिए सम्मानित भी है और उस बुक में हमारी प्रविष्टि भी दर्ज है। जी। उसके बाद 16 में हमने हर दिन रक्तदान शिविरों का आयोजन किया, जिसमें चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे रविवार हो, सोमवार हो, पूरा रक्तदान शिविरों का आयोजन हमने 365 दिन करा। उसके लिए भी विश्व की सबसे बड़ी रक्तदान अभियान और ड्राइव चलाने के लिए हम सम्मानित हुए। फिर 18 में जब कोविड के 18 में हमने जोनल कार्यशालाएं लगाई और रक्तदान शिविर करे, और फिर जब कोविड की महामारी का विषम समय आया तब हमने 55,000 यूनिट रक्तदान कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के आग्रह पे कराया। जिंदगी थमी हुई थी और वो 55,000 यूनिट मेरे को ऐसा लगता है कि 5.5 लाख यूनिट के बराबर थी। इस वक्त जब सब बंद था, एक एक आदमी को प्रेरित करके रक्तदान करवाना बड़ी बात थी। फिर उसके बाद अभी हमने रिसेंट में जो ये आयोजन करा, ये भारत सरकार के साथ मिलकर रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से आयोजन करा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 कार्यक्रमों में इसको सम्मिलित किया गया जी। और इसमें 6,150 शिविरों का आयोजन एक ही दिन में पूरे देश भर में किया गया, जिसमें 2.5 लाख से अधिक रक्तदान यूनिट्स इकट्ठी हुई। और एक ऐसा माइलस्टोन बना ये कि रक्त की जो कमी इस मौसम में आ रही है, जो डेंगू का ये सीज़न चल रहा है, उसमें अभी ब्लड बैंक्स के पास सफिशिएंट ब्लड स्टॉक अवेलेबल इसके माध्यम से हुआ। तो इस प्रकार से ये अभियान ने गति पकड़ी और इसको हम बड़े रूप से संपादित कर पाए। हितेश जी, अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और आपने उस दिन रक्तदान शिविर पूरे भारत में एक साथ आयोजित करके 2.5 लाख यूनिट रक्त को इकट्ठा किया। आप रेगुलर यानी 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। ये कैसे संभव कर पाते हैं जबकि लोग ब्लड डोनेशन के लिए उतने अवेयर नहीं हैं या आगे नहीं आते हैं? हर वक्त तो नहीं करते 365 दिन। 2016 के वर्ष में हमने 365 दिन रक्तदान का आयोजन करा था जी। और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि शहरों में तो फिर ब्लड के प्रति अवेयरनेस है, ब्लड डोनेशन के प्रति, पर ग्रामीण जनता में ब्लड डोनेशन के प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं है। उनको मोबिलाइज करना, उनको एक एक को प्रेरणा देना और एक एक से रक्तदान करवाना वास्तव में एक टफ टास्क था। हमको उम्मीद नहीं थी, जब हमने ये अभियान शुरू करा तो हमको लग नहीं रहा था कि हम 1 महीने भी ये अभियान चला पाएंगे, पर धीरे धीरे कदम बढ़ते गए, कारवां बनता गया, अपने आप आगे से आगे लोग आते रहे और हम 365 दिन रक्तदान शिविरों का आयोजन कराते रहे। तो आज इतना बड़ा नेटवर्क देश भर का हमारा बन चुका है और हमारी जो शाखा परिषदें हैं वो 350 शाखाएं हैं। उन शाखाओं के माध्यम से भी हम रक्तदान शिविरों का आयोजन
करते आ रहे हैं। और मुझे ये सात्विक गर्व की अनुभूति होती है कि भारत के अन्य ऐसे अनेकों एनजीओ हैं, जो क्षेत्रीय एनजीओ है, नेशनल एनजीओ है, प्रादेशिक एनजीओ है, राज्य स्तर के एनजीओ है, उन सभी ने हमारा भरपूर सहयोग दिया और हमारे आइडिया में आप साथ मिलकर और बहुत बड़े लेवल पे इन रक्तदान शिविरों का आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। ये कब संभव हुआ जब आपको भारत सरकार की जो गवर्निंग बॉडी है NBTC, उसमें आपको मेंबर बनाया गया है गैर सरकारी क्षेत्र से? ये वैसे तो समय समय पर, क्योंकि रक्तदान में हमारा बहुत अच्छा अनुभव है और संभवतया भारत में कोई ऐसा दूसरा एनजीओ नहीं है जो इस लेवल पे रक्तदान का काम कर रहा है। क्षेत्रीय लेवल पे बहुत लोग कर सकते हैं, राज्य स्तरीय पे कर सकते हैं। तो समय समय पे अलग अलग टाइम पे कोई एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। उसमें हमको, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी का मालूम हम लोगों को रहता है रक्तदान में क्या होता है और सरकार की पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट रहती है, तो उस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का मैं लगभग 6-7 सालों से मेंबर हूं और उसकी कार्यशालाएं में मेरे को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया भी जाता है। परंतु अब के जब ये सरकार के साथ रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन करा और जब सरकार ने देखा कि उन दुर्गम पहाड़ियों पर भी रक्तदान संभव है, उन जगह आइकॉनिक स्थलों पर भी रक्तदान शिविरों का आयोजन हो सकता है, तो उनको लगा ये व्यक्ति जो है, ये ही सरकार की पॉलिसी में क्या कमियां हैं, कैसे उसको दुरुस्त की जा सके, क्या ग्राउंड लेवल की वर्किंग है। अफसर बैठते हैं, वो कमरे में बैठ के पॉलिसियाँ तो बना देते हैं, पर उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्या वो वास्तव में उपयोगी है या नहीं है। अब एक पहाड़ी क्षेत्र पे अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की, तो वहाँ पर डोनर मोबिलाइजेशन के लिए उनको पेट्रोल देना पड़ता है। आज वह 40 किलोमीटर पहाड़ी इलाके से एक डोनर आता है तो उसको पेट्रोल का खर्चा देना पड़ता है। NBTC जो नाको, जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 25 रुपये यूनिट रिफ्रेशमेंट के ब्लड बैंक्स को प्रोवाइड कर रखे हैं। वहाँ 50 रुपये से ज़्यादा तो हमको पेट्रोल ही देना पड़ता है। इसी प्रकार शहरों की बात करूँ, अगर मैं आज रक्तदान करने जाऊँगा तो मैं उस नाश्ते के लिए नहीं जा रहा 25 रुपये के, और तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह की चीज़ों की। और ऐसे बहुत सारे डोनर स्वैच्छिक होते हैं जो अपनी खुशी से ये कार्य करते हैं, जो किसी लालच में आकर ये कार्य नहीं करते। तो ये जो विषम परिस्थितियाँ हैं और जैसे ब्लड डोनेशन का मोबिलाइजेशन हो, उस अनुभव को देखते हुए अभी ये 3 साल के लिए कमेटी गठित हुई है। इसी 6 अक्टूबर को ये कमेटी का गठन हुआ था और इसमें गैर सरकारी संगठनों में ब्लड डोनेशन कैंप के ऑर्गेनाइजेशन के अपने अनुभव को देखते हुए इन लोगों ने हमको इसमें सम्मिलित लिया है, ताकि सरकार की पॉलिसी का रिव्यू हो सके और उसमें हम अपने कमेंट्स दे सकें और उसमें जो भी सुधार की अपेक्षाएं वो कराई जा सके। बंद कमरों में बैठकर जब पॉलिसियां बनती है और अधिकारियों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं कि कैसे वो प्लान एग्जीक्यूट होगा, तो जब आप कैंप आयोजित करते हैं और इतने लार्ज स्केल पे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन जाए, गिनीज बुक में नाम आ जाए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। किस तरह से प्लान करते हैं कि आपके जो कैंप लगें, एक साथ जब शिविर लगे तो ब्लड डोनेशन सुचारू रूप से हो जाए? तो ज़मीनी स्तर की जो तैयारियां हैं बिफोर ब्लड डोनेशन, हम किस किस तरह से तैयारियां करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने करा। केवल अनाउंस कर देना कि रक्तदान शिविरों का आयोजन होना है और कार्य करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्लड बैंक बहुत कम है। जैसे हम एक सूरत की बात करें, सूरत में रक्तदान जो ब्लड बैंक है वो केवल 30 एक ब्लड बैंक है लगभग, और 30 कैंप में ख़त्म हो जाता है और हमारी कैपेसिटी वहाँ 100 कैंप लगाने की है। अच्छा। इसी प्रकार पूरे जयपुर संभाग में सीकर तक को मिला लें तो हम 50 ब्लड बैंक हैं यहाँ। और जो ये शहरी क्षेत्र है बड़े, यहाँ से किस तरीके से रूरल एरियाज में ब्लड बैंक को भेजना और उनको मोबिलाइज करना। हर आदमी क्या चाहता है कि हमारे ब्लड बैंक में आ जाओ, ब्लड डोनेट कर दो और काम खत्म हो गया। आज मैं इस शो के माध्यम से, जो आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ये बताना चाहूँगा कि मानवीय संवेदनाएं इस ब्लड बैंक के लाइसेंस देने के साथ में जुड़ी होनी चाहिए जी। ब्लड बैंक को लाइसेंस देना केवल उसके संसाधन देखकर, केवल उसका हॉस्पिटल देखकर देना, ये नहीं होना चाहिए जी। होना ये चाहिए कि उस ब्लड बैंक की ब्लड डोनेट करवाने वालों की कैपेसिटी कितनी है, इसका आकलन होना बहुत जरूरी है। तो हर व्यक्ति क्या करता है, एक बड़ा सिंपल सवाल हो गया कि हम हॉस्पिटल गए, हमारे पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर बोलता है 2 यूनिट ब्लड लेकर आ जाना। जो गाँव से शहर आया है मरीज, उसका कोई यहाँ पर जानकार नहीं है,
वो घूमता फिरता है, ढूंढता फिरता है, कौन ब्लड देगा, आज अनजान आदमी दे नहीं सकता, जी। वो गिरफ्त में आ जाता है दलालों के और 5,000 रुपये में बोतल खरीद लेता जी। है। तो इस कालाबाजारी को बंद करने के लिए सरकार की पॉलिसी में एक प्रावधान है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ब्लड बैंक टू ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड टू अरेंज ब्लड डोनेशन। एक्चुअली में ये हॉस्पिटलों का दायित्व होता है, ये ब्लड बैंक जिसने खोल रखा है उसका दायित्व होता है कि ब्लड प्रोवाइड करे, पर आज देखा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें परिजनों पर, पेशेंट पर डोल दी जाती है। जबकि अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव ग्रुप है, मैं ये नहीं बोलता दायित्व होता है तो हमको प्रयास नहीं करने चाहिए, जी। पर मैं ये कहूँगा एटलीस्ट ब्लड बैंकों का ये दायित्व होना चाहिए कि वो अपने यहाँ पर एक डोनर डेटाबेस रेडी करें और वो डोनर डेटाबेस मरीजों को दें और उनको बोलें अगर आपको ब्लड चाहिए तो इन लोगों को आप कॉल करो, 1000 लोगों को, इनको बुलाओ आप ब्लड डोनेट करने के लिए, तो कोई डोनेशन होगा। तो इस तरह की जो व्यापक हमने तैयारियां करी, उसका मकसद ये था कि हम शहरी ब्लड तो ले ही हैं, शहर के साथ साथ हम गाँव में, ग्रामीण जनता में भी, क्योंकि 250 किलोमीटर ब्लड बैंक जा सकता है, जो वैन होती है उनकी जा सकती है और जाके ब्लड लेकर आ सकती है। तो ऐसा क्षेत्र भारत का आज भी मेरे को लगता है 50% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कभी रक्तदान हुआ ही नहीं, क्योंकि आधा भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। जी। ब्लड बैंक है नहीं। हम जयपुर से बात करें, हमने ब्लड बैंक भेजे आपके मोमासर, श्री डूंगरगढ़, लाडनू, सरदार शहर, ये थली वाला बीकानेर संभाग का एरिया है, यहाँ पर हमने छोटे छोटे गांव में छापर, रतनगढ़, सुजानगढ़, ऐसी जगह हमने यहाँ से ब्लड बैंक भेजे। उनको जोर तो आया, पर ये उनका दायित्व है। उन जनता ने आज जिंदगी में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन देखा। अच्छा। तो वहाँ इनको जो मोबिलाइज करना था, ब्लड बैंकों को मनाना था वहाँ भेजने के लिए, कई बार डंडों का भी प्रयोग करा, रिक्वेस्ट का भी प्रयोग करा, सरकारी आदेशों का भी प्रयोग करा, और इन सबको मोबिलाइज करा के हमने ये एक सात्विक गर्व होता है कहते हुए कि 6000 शिविरों का हम आयोजन कर पाए। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं श्री हितेश भांडिया। आपको विश्व में रक्तदान का सबसे बड़ा शिविर आयोजित करने का श्रेय प्राप्त है, और जो सबसे बड़ा शिविर आपने लगाया था हाल ही में 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर, और इस रिकॉर्ड के लिए इनकी टीम को, इनके संस्थान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया है, और ये बहुत हम सब के लिए गर्व की बात है। हितेश जी, बातें बहुत सारी हैं, और मेरा मूल सवाल ये था कि जब हम ब्लड कैंप लगाते हैं तो किस तरह से हम उसका प्रचार करते हैं और किस तरह से लोगों को वहाँ तक लाने के लिए मोटिवेट करते हैं कि हमारे ब्लड शिविर में आकर लोग स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन के लिए आएँ, प्रेरित हों। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और एक इम्पॉर्टेंट खुलासा मैं करना चाहूँगा। 2 तरह का रक्तदान होता है, एक होता है स्वैच्छिक रक्तदान और एक होता है रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन। जी। भारत में अधिकांशतः रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन होता है। हम गली गली, चौराहे चौराहे पे रक्तदान शिविरों का आयोजन देखते हैं, उसके पोस्टर भी देखते हैं, पर उन पोस्टर को देखकर हम वहाँ पर जाते नहीं है रक्तदान करने। जी। वो दिखता है कि इस राजनेता की उसमें मनाया, इसकी उसमें मनाया, किसी व्यक्ति विशेष तो आप व्यक्ति विशेष में मनाया, उसमें परिवार के लोग जरूर जा सकते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है इनको देखकर लोग रक्तदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब इसके जब कारणों की हम समीक्षा करी, जब हमने ये रक्तदान शिविरों का आयोजन लगाया और इसके कारणों की समीक्षा करी, तो हमको ऐसा लगा, और जब मैं विदेशी कंट्रियों से तुलना करता हूँ तो हमारे यहाँ पर रक्तदाता के दान की कोई कद्र नहीं है। हम धनवान के दान की, जो धन दे देगा आज 100 रुपये, उसकी हम वैल्यू करेंगे, पर जिसने अपना अमूल्य रक्त दिया, जिसने अपना समय दिया, उसकी कोई कद्र नहीं की जाती। तो रक्तदाताओं को सबसे पहले तो एक हीरो का एहसास कराना, एक राजा का एहसास कराना कि यार उसने बहुत बड़ा दान करा है। दान कई प्रकार के होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अर्थदान ही करे, कोई अपना समय दान भी कर रहा है और अपने शरीर का रक्त दान कर रहा है, तो वो अपने एक बहुमूल्य चीज को, अपने शरीर की, खुद की चीज को किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अगर वो दान कर रहा है, साथ साथ अपना समय भी दे रहा है, तो उसको ये एहसास कराया जाए कि वो एक हीरो है जी, और उसके उस दान के महत्व को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हमने क्या प्रयास करा, इस बार हर व्यक्ति जो रक्तदान करने आया उसकी एक सेल्फी पॉइंट बनाया, उसमें हमने फ़ोटो खिंचाई, उसको साफा पहनाया, उसको माला पहनाई और उसको कहा कि यार तूने बहुत श्रेष्ठ कार्य करा है। इस प्रकार से हमने जो कमी जो हमको लगी कि हम रक्तदाताओं को प्रॉपर मान सम्मान नहीं दे पाते, वो देने का हमने आपके प्रयत्न करा। साथ साथ कुछ रक्तदान शिविरों में तो अच्छे गिफ्ट भी दिए गए उनको स्वेच्छा से कि यार तुमने करा, किसी को शॉल उड़ाया, अच्छा नाश्ते का प्रबंध कराया। तो इस प्रकार, और फिर जो
ब्लड बैंक्स में माहौल होता है कि हमारे यहाँ पर शीट्स बेकार है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, वहाँ गया आदमी उसको ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी कि वो डोनेट करने आया है। तो हमने ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करी कि जिस एटमॉस्फेयर में हम अच्छे तरीके से रक्तदान शिविरों का आयोजन कर सकें, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए, अच्छा प्रॉपर म्यूज़िक चल रहा है, प्रॉपर ऐसे प्रेरणादायी भजन चल रहे हैं रक्तदान पे, इस तरह का मनाकर हमने उनको रक्तदान करवाया। तो ये हमारे पास में एक सशक्त माध्यम रहा रक्तदाताओं को आकर्षित करने का। इसके साथ साथ हमने भारत के ऑलमोस्ट हर राजनेता, हर फिल्म अभिनेता, हर कवि, हर गणमान्य व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करी। और मुझे ये सात्विक गर्व होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके 1 लाख से अधिक फैन फॉलोअर्स हैं जी सोशल मीडिया पे, उन लोगों से हम हजारों लोगों से हमने उनसे मैसेजेस डलवाए, उनके शब्दों में प्रेरणा डलवाई, जिसमें आज करण जौहर ले लें, चाहे संजय दत्त ले लें, चाहे अनिल कपूर ले लें, चाहे शिल्पा शेट्टी ले लें, कैटरीना कैफ ले लें, कृति सेनन ले लें, बॉलीवुड के बड़े बड़े अनेकों सेलिब्रिटीज से हमने बाइट्स डलवाए, उनके ट्विटर से हमने ट्वीट कराया और लोगों को ये आह्वान करा कि ये रक्तदान बहुत पुनीत कार्य है, इसमें खुद आएँ। और ये सब उन्होंने स्वेच्छा से किया, ये उन्होंने सब स्वेच्छा से करा, इसके लिए हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, ये सब उनको प्रेरित करके दिया। और इसी के साथ साथ अनेकों केंद्रीय मंत्री, हमने राजनीतिक वर्ग से अनुरोध किया कि अब जब देश का प्रधानमंत्री को इस प्रकार का आप बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो कि एक कॉज को आप हमेशा के लिए ख़त्म करो, तो उसमें ये हम नहीं चाहते कि आप राजनेता के रूप में आए, भाषण दें और चले जाएं। आप स्वयं आओ, आप स्वयं रक्तदान करो, आपके रक्तदान से लोग प्रेरणा लेंगे। और मेरे को गर्व होता है बोलते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी मांडविया, किरण रिजिजू जी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी आदि अनेकों, स्मृति ईरानी जी आदि अनेकों राजनेता खुद रक्तदान करके गए इन शिविरों में। क्या बात तो है। ये बड़ी बात है कि इन लोगों ने खुद ने आकर इस तरह के शिविरों में रक्तदान किया, जो लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बना। हितेश जी, एक पुनीत कार्य आप समाज के लिए कर रहे हैं। आपका खुद का एक बड़ा बिजनेस है, जेम्स एंड ज्वेलरी में आप एक्सपोर्टर हैं, और बिजनेस करते करते आप ये समाज सेवा में, ब्लड डोनेशन के काम में किस तरह से डाइवर्ट हो गए? देखिए, व्यापार आज भी कर रहे हैं जी, और ये कार्य एक फीलिंग मन में ये रहती है कि हमने समाज से इतना लिया, हमने देश से इतना लिया, उसको वापस कैसे चुकाया जाए। इस फीलिंग को आत्मसात करने के लिए गिविंग बैक टू सोसाइटी, गिविंग बैक टू सोसाइटी में एक बहुत छोटा सा, हम क्या हैं, हमारे देश ने हमारे को जो आज स्थान दिया, जो पहचान दी, जो जगह दी, और जिस प्रकार से हमारे परिवार का और जो हमारे लोगों का ऋण हमारे पे है, उसको हम वैसे तो उतार नहीं पाएंगे, पर ये एक दिशा में पहल था कि आज हम संपन्न हैं, कार्य हमारे अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी लोग हमारे अंडर में कार्य करते हैं जी। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कार्य करें जो एक हमारा समाज को वापस देने की दिशा में कदम हो सके। इस बात को आत्मसात करते हुए, इस बात को सोचते हुए, ये बातें सुनी बहुत है भाषणों में, पर एक्चुअल में जब करने पे आते हैं, जब अब मैं इस रक्तदान शिविरों की बात करूं, जब हमको कहीं जाना है, बम्बई भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, ये सब हम हमारे स्वयं के खर्चे पे, हमारे स्वयं के उस पर करते हैं। लाखों रुपए हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, अपनी खुद की जेब के लगाए हैं, और ये बताते हुए हर्ष होता है कि इतना बड़ा अभियान करा, भारत सरकार के साथ मिलके करा, पर एक नए पैसे की एड हमने सरकार से नहीं दी, बल्कि हमने दिया ही है सब। तो इस आत्मसात, और ऐसे ही लोग मिलते गए, हमें प्रायोजक मिलते रहे, काम करने वाले मिलते गए, और वो कारवां बन गया। और काम करने का जज्बा मन में था देश के लिए, और कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, तो कारवां अपने आप ही बनता चला गया, लोग जुटते गए और आपके काम धीरे धीरे संपन्न होते गए। ये राष्ट्र सेवा का जज्बा था, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण है कि हम अपने देश से इतना कुछ ले रहे हैं, तो अब जबकि हम समर्थ हैं तो उसे लौटाने का वक्त है, और हम इस रूप में अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अक्सर हम अपने किसी काम को जब देश सेवा से जोड़ते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर भी हमारी मदद करता है, और एक अच्छे संकल्प के साथ शुरू किया गया काम हमें मंजिल तक ले जाके छोड़ता है। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री हितेश भांडिया। हितेश जी को पूरे विश्व में रक्तदान का सबसे बड़ा शिविर आयोजित करने का गौरव प्राप्त है, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हितेश जी, जब भी, जैसा कि अभी हमने बातचीत में जाना कि ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना एक बहुत मुश्किल काम है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ी कम मुश्किलें आती होंगी, और जैसा आप कह रहे थे गाँव में बहुत दिक्कतें आती हैं, लोगों को दूर से लाना पड़ता है, तो कई तरह के उनको जो है सहायता दी
देनी पड़ती है। जैसा आपने जिक्र किया था कि पेट्रोल देना पड़ता है हमको अरुणाचल और नागालैंड में। हमारे राजस्थान में भी अगर हम देखें तो हम उतने अवेयर नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन के प्रति। और आपने जिक्र भी किया था कि कई तरह के इसमें लोग ऐसे हैं जो इसका व्यापार बना रखा है। तो लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, आपकी टीम किस तरह काम करती है, क्या क्या चैलेंज उनके सामने हैं कि लोग रक्तदान के लिए आगे आएँ, समझें इस महत्व को? देखो, जिस दिन हम हमारे देश की जनता को ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि रक्तदान करने से कोई हानि नहीं है, अपितु उनको स्वयं को फ़ायदा ही है, किसी ना किसी रूप में एक मिनी ब्लड चेकअप हो जाता है उनका रक्तदान कराने से। जी, एक उदाहरण मैं आपके समक्ष आज इसलिए करना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे श्रोता यहाँ पर सुन रहे होंगे जी, और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक बार हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन करा। उस रक्तदान शिविर में किसी ने ब्लड, आमतौर पे जैसा होता है, ब्लड दिया, ब्लड बैंक वाले ब्लड ले गए और काम ख़त्म हो गया हमारा। 2 दिन बाद ब्लड बैंक से फ़ोन आया। वो जब ब्लड लेकर जाते हैं तो उस ब्लड को यूज़ लेने लायक बनाने के लिए उसके सारे टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, उसको करते हैं जी, तो ये बात है ब्लड बैंक जयपुर की। जी, वहाँ के जो अधीक्षक हैं सुनील जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया और बोला, हितेश जी, ये आपके रक्तदान शिविर में ये आदमी आया था और ये रक्त देकर गया, ये आदमी कौन है? उन्होंने हमें नाम दिया। हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई करा। जी, आइडेंटिफाई करके उसको तुरंत बुलाया गया और उसके ब्लड में ब्लड कैंसर की प्रारंभिक स्टेज डिटेक्ट हुई। और मुझे गर्व होता है और प्रसन्नता भी होती है कि हम उसको समय रहते ये बात बता पाए, और उसने रक्तदान करा तो उसको ये चीज़ मालूम भी पड़ गई तुरंत, और उसका समय पे इलाज हो पाया। तो इस प्रकार अगर लोगों को ये बता दिया जाए कि रक्तदान करने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, मिनी मेडिकल चेकअप हो जाता है, तुरंत ब्लड आपका वापस बन जाता है और कोई लॉस आपके शरीर में नहीं होता, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। और आजकल तो वो पुराने वाले माध्यम भी नहीं रहे, सुई भी ऐसी आ गई कि हल्की सी लगती है और उसके बाद दर्द का पता ही नहीं पड़ता। उसके अलावा सिर्फ एक ये भावना कि हमारे इस दिए हुए रक्त से किसी की जान बचेगी, ये भावना जब हम लोगों के अंदर कर दे तो मेरे को लगता नहीं है हमारे देश की जनता बहुत कृतज्ञ है। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उस आंदोलन से हमारे देश की उत्पत्ति हुई है। तो आप अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें स्वास्थ्य देंगे। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर ये इस तरह का एक कैंपेन चलाया जाए और लोगों को बताया जाए कि अस्पताल में जिनके हजारों रुपए खर्च करते हो, आपके कई टेस्ट तो इसमें ऐसे ही हो जाते हैं। जी हाँ, बीपी है, हीमोग्लोबिन है, वो तो ऑन स्पॉट करने तो यानी ब्लड डोनेशन अगर हम करते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन की उम्मीद भी रख सकते हैं। हितेश जी, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करते हैं और बहुत सारे लोग समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं। जब आपने इतना बड़ा कैंप आयोजित किया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, गिनीज बुक में आपका नाम आया, आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, चमत्कार सा? क्या मुझे फीलिंग बिल्कुल पूरा विश्वास था, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2012 में हम इसको जब हमने शुरुआत करी तो हमने 96,000 यूनिट हमारी संस्था के माध्यम से ऑर्गेनाइज कराया। तो मुझे विश्वास था और रिकॉर्ड बनाने के पीछे एक मकसद भी था इस बार। रिकॉर्ड बनाता है आदमी अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, और हमने ये रिकॉर्ड बनाया एक देश हित के ऐसे कार्य के लिए जिससे हम लोगों में ये उम्मीद जगा पाएं कि उस रिकॉर्ड से प्रेरणा लेकर अगर कोई सत्कार्य के लिए कोई प्रेरित होता है तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी की नहीं हो सकती। तो हमने ये रिकॉर्ड एक पर्पसफुली बनाया और मेरे को पूरी उम्मीद थी हम रक्तदान कर देंगे। और अभी इस बार एक और बात आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश के 6,000 से अधिक ब्लड बैंक हमारे देश में रजिस्टर्ड है। 2 प्रणाली, एक ब्लड बैंक ड्रग कंट्रोलर उन्हें लाइसेंस दे देता है और वो ब्लड कैंप लगाते हैं। सरकार के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वो एक पोर्टल के नीचे आ जाए ब्लड बैंक। तो ये जो 17 सितंबर का अभियान चलाया, इसको हमने ई रक्त कोष और आरोग्य सेतु ऐप से लिंक कराया ब्लड डोनेशन जी। इसमें 2000 ब्लड बैंक तो रजिस्टर्ड थे इस पे, कोविन पे, आरोग्य से ई रक्त कोष पे। उसके बाद और 2000 इस कैंप के चलते हुए, और ये सात्विक गर्व होता है कि आज भारत सरकार की इन्वेंट्री में 4 लाख नए डोनर डेटाबेस रजिस्टर्ड हो गए 17 सितंबर की कैंपेन में। और इससे पहले डेटा था ही नहीं। ये पहली बार इस मोड पे कार्य करा गया कि ई रक्त कोष के थ्रू ही हम ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। जैसे कोविन की साइट बनी थी तो उसका अधिक अनुभव था सरकार को, तो ये डिजिटलाइजेशन के इस नए युग की एक शुरुआत है। तो रक्तदाताओं का जो एक डेटाबेस रखा जाए,
इसका सजेशन आपने सरकार को दिया? सरकार को दिया और उसको सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी कराया। और सरकार के पास आज 4 लाख से अधिक डोनर डेटाबेस, अभी आप खोल के देखें ई रक्त कोष पे एक एक यूनिट का लाइव रिकॉर्ड आने लग गया। जी हाँ। तो अब इससे क्या होगा, जब हम 10-20 लाख का डोनर डेटाबेस पे आ जाएंगे, और ये उन लोगों का डोनर डेटाबेस है जिन्होंने विलिंगनेस शो करी है टू डोनेट ब्लड, ये कोई फोर्सफुली नहीं कराया गया है। हाँ। तो आज हम देखें भारत में मात्र कितनी सी 14 करोड़ यूनिट की आवश्यकता है रक्तदान की साल भर में। जी हाँ। जिसमें से हम 11-12 करोड़ तो ले ही लेते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर ये डोनर डेटाबेस बढ़ जाएगा, हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि जयपुर में हमको इस जगह इस यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो तुरंत उस डोनर डेटाबेस से सारे नंबर्स पे मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा, जो विलिंगली आकर देना चाहे वो दे देंगे। तो ये डेटाबेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, एक नए भारत की, नए परिकल्पना की, नई टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए ब्लड डोनेशन के फील्ड में ये क्रांतिकारी कदम है। आपने ब्लड डोनेशन के बारे में इतना अच्छा काम किया है और इतने अच्छे काम का सिला आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला होगा। प्रधानमंत्री जी से अभी हमारी बात हुई थी, मिलना तो इस बार अभी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दिन 17 सितंबर को वो आयोजन था, उस दिन मध्य प्रदेश में कोई उसका लेपर्ड सेंचुरी का कोई एक कार्यक्रम हो गया था, जो चीते आए, तो उस कारण वो आ नहीं पाए। पर हमारी कंटिन्यूस बात उनसे रही, हम संवाद में रहे इस पूरे कैंपेन के दौरान। हमने प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि देश में कोविड मैनेजमेंट जिस तरीके का हुआ है, उसको पूरा विश्व लोहा मानता है भारत में जी। तो जब आपने पिछले जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चलाया फ्री ऑफ कॉस्ट और देश की जनता को दिया, तो देश की जनता आपको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है, और आपको इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट क्या दे सकते हैं कि देश से एक समस्या के निराकरण में हम हेल्प करें। तो वो हमने एक प्रयत्न करा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अप्रिशिएट भी करा, और पूर्व में भी जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से जुड़े हुए हैं, आते हुए हैं हमारे रक्तदान शिविरों में जी। और आए भी हैं, और उनका हमेशा एक अपना ऑरा है और अपना उनका आशीर्वाद व्यक्तित्व है। पर उनके ही माध्यम से मनसुख जी मांडविया हमारे साथ में, बहुत हेल्थ मिनिस्टर भारत के, बहुत एक्टिवली जुड़े। उन्होंने कई रिव्यू मीटिंग्स भी ली इन शिविरों के लिए, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा काम हो भी पाएगा। अच्छा। तो वो तो खुद ऐसे घबरा रहे थे, पर जब उन्होंने काम देखा, और देखने के बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने विश्व के सबसे बड़े रक्तदान अभियान के रूप में हमारे को सम्मानित भी किया एम्स में, जो कार्यक्रम हुआ सरकारी, और अच्छे शब्द हमारे लिए कहे, जो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक हौसला अफजाई का काम भी करा, और अच्छी तरीके से। हितेश जी, अपने काम के सिलसिले में और समाज सेवा के सिलसिले में लगातार आपको व्यस्तताएं रहती हैं, और इतनी व्यस्तताओं के साथ साथ घर परिवार को समय देना भी एक बड़ा चैलेंज आपके सामने है। किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी फैमिली में और अपने सोशल कॉज में? देखो, मैं ये कहूँगा कि पिछले 3 महीने, सितंबर से पहले जून से लेकर सितंबर तक का जो समय था, लगभग मैं मेरे परिवार से कट गया। और मेरे परिवार का ही इतना बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने, चाहे मेरा व्यापार हो, मेरी वाइफ ने देखा हो, चाहे मेरी माताजी, पिताजी, दादाजी, सब लोगों ने मेरे को जो सहयोग दिया, और उनका भी ये था कि तू काम कर, तू देश के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तू कार्य कर। मैं समय नहीं दे पाया परिवार को, ये बात मैं मानता हूँ, पर उन लोगों का जो सहयोग रहा वो वास्तव में अतुलनीय है, और उन लोगों ने हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करा, और मेरे जो कार्य थे वो भी उन्होंने अपने ऊपर लेकर कैसे ना कैसे कार्य हल्का करा। तो मैं इसके लिए उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँ। हितेश जी, जैसा कि आपने बताया था कि आपका एक जेम्स एंड ज्वेलरी का काम है, और आपके पिताजी थोड़े सीमित दायरे में इस काम को करते थे, आपने इसको बड़ा व्यापार के रूप में फैलाया। आप वास्तव में अपने पिता के इस कारोबार से जुड़ना चाहते थे, या कुछ और करने का मानस भी था कि मैं कुछ और करूं? नहीं, मैं जवाहरात का जो हमारा कार्य था उसी कार्य को करना चाहता था, पर उसको एक नवीन तरीके से करना चाहता था, एक अलग स्टाइल से करना चाहता था। मेरे पिताजी ने सिल्वर ज्वेलरी का कार्य करा और मैंने जेम स्टोन्स का काम करा। वो एक ही, दोनों भाई बहन है, एक ही ट्रेड में, तो इस प्रकार से कार्य करा। और मेरे को खुशी है कि कई साल मैंने विदेशों में बिताए इसके लिए, और 10 साल मैं बैंकॉक और हांगकांग रहा, और उसके बाद में मैं आज पूरे दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में घूम चुके हैं और कार्य कर चुके हैं हम। तो एक सात्विक गर्व होता है कि हम एक्सपोर्ट का अच्छा एक साइजेबल लेवल का बिजनेस हम कर पाए। 2012 से आप ब्लड डोनेशन के काम में हैं, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं। दोनों कामों में बैलेंस करने में आपकी फैमिली की एक बड़ी सपोर्टिंग भूमिका है, जैसा कि आप बता ही रहे हैं। और अब जबकि आपने काफ़ी सारा काम कर लिया, अभी इस ब्लड डोनेशन के काम में और भी कुछ इच्छा है कि बहुत काम बाकी है, और इतने कुछ नया प्लान आपके मन में? ये एक अनवरत प्रक्रिया है। आज भी रक्तदान की जरूरत है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी।
रोज रेगुलर नए लोगों को मोटिवेट करें, फर्स्ट टाइम डोनर्स को लेकर आएं, क्योंकि पुराने डोनर खत्म होते जाते हैं, नए डोनर 18 साल के होते ही उनको वापस लाना रहता है। तो एक ये सतत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जब तक देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाए, इतना रक्त इकट्ठा नहीं हो कि अस्पताल को रिप्लेसमेंट मांगने की जरूरत ना पड़े, वो तुरंत आए और तुरंत ब्लड दे दे, तब तक मेरे को लगता है ये मिशन हमारा जारी रहना चाहिए। और आप जैसे लोग, चाहे प्रसार भारती के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो हो, दूरदर्शन हो, और जितने भी तमाम मीडिया कर्मी हो, इन लोगों को भी इस तरह की बात फैलानी चाहिए। और ये एक ऐसा कॉज है जिसको हम सब मिलकर एक अवेयरनेस, जागृति ला सकते हैं हम देश में, और कार्य कर सकते हैं। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज हमारे साथ हैं श्री हितेश भांडिया। हितेश जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा रक्तदान का एक पुनीत कार्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आप कर रहे हैं। हितेश जी, लगातार हम काम करते रहते हैं, आदमी थकता नहीं, और नए नए सपने, नई नई वर्किंग, नए नए प्लान उसके दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि एक अनवरत प्रक्रिया रहेगी, ब्लड डोनेशन के लिए हम लगातार काम करेंगे। लोग बाग आपके पास में अपील करते होंगे कि हमारे क्षेत्र में आप कैंप लगाइए। जब आप कैंप लगाने जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? देखो, ये अच्छा सवाल है, और शायद श्रोताओं को भी इससे मदद मिलेगी अपने इलाके में रक्तदान शिविरों का आयोजन करने के लिए। जी, मैं आपके इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास किसी भी इलाके में 100 से अधिक डोनर हैं, अगर हमको लगता है 100 जनों को हम इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं उस क्षेत्र में, उस कस्बे में, उस गांव में, उस विलेज में, उस ढाणी में, जी, 50 जने भी हो, 100 ही तो बहुत ज़्यादा, अगर 50 विलिंग डोनर हो, तो आजकल तो मेडिकल के संसाधन इतने हो गए कि आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको डोनर इकट्ठे करने हैं और उनके लिए चाय कॉफ़ी की व्यवस्था करनी है, और कुछ नहीं करना। ब्लड बैंक की वैन जाती है, वैन में ही सीट लगी होती है, एसी वैन होती है, वो वहाँ पर जाके पहुँच जाती है। आपको सिर्फ डोनर लाने हैं वहाँ के और डोनेशन कराना है। ब्लड बैंक वाला आएगा, वो डोनेट करके ले जाएगा और उनका सारा काम हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस अगर 100 डोनेशन करते हैं तो 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो स्वैच्छिक रक्तदाता हो तो बहुत ही अच्छा है। सब स्वैच्छिक ही होने चाहिए, पर स्वैच्छिक रक्तदाताओं को तैयार किया प्रेरित जाता है, किया उनको जाता है। मनाया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जागरूक किया जाता है, और उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज रास्ता चलता आदमी आएगा और रक्तदान कर देगा। तो उनको जागरूक करने का जो प्रयास है, एक्चुअली जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग डोनेट कराना चाहते हैं, वो एक कड़ी है ब्लड बैंक्स और डोनर्स को मोबिलाइज करने में। तो वो अगर उनको जागरूक करें, उनको बताएं और उनसे अपील करें। और आज भी ऐसी अनेकों ग्राम, अनेकों जगह है जहाँ पर ब्लड बैंक है ही नहीं, केवल डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स के बाद अब जयपुर से हम अगर चलते हैं, आमेर के आगे हम अगर चलें, तो आप देखें शाहपुरा तक, कोटपुतली तक कहीं ब्लड बैंक नहीं मिलेंगे। वापस शहर में ही आना पड़ेगा। वापस शहर में ही आना पड़ता है। तो वहाँ उन गाँव में अगर हम वैन्स को ले जाएं पीरियोडिकली और वहाँ के लोगों को डोनेट कराएं, तो ये बड़ा आसान है कार्य। एक और सवाल मेरे मन में ये आ गया है कि जब भी हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे काम के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट और उनके परिजनों की व्यथा मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को, उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है अपने पेशेंट के लिए, तो वो तुरंत कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं? आप किसी भी, पूरे राजस्थान में लोग आपको सुन रहे हैं, क्या करें यदि किसी को रक्त की ज़रूरत है तो आपसे संपर्क करके, ताकि उसको सुलभता से, सहजता से उसकी इच्छा का, उसके ग्रुप का ब्लड उसको मिल जाए? हमारे इन रक्तदान शिविरों को आयोजित करने का मकसद ये है कि लोगों को रक्तदान की प्राप्ति के लिए किसी जगह भी सिफारिश ना करनी पड़े, किसी व्यक्ति विशेष से वो याचक के रूप में कि मेरे को ब्लड दिला दो नहीं माने। हमारा ये प्रयास होना चाहिए, और पूरे ग्रामीण जनता हो, चाहे शहरी जनता हो, चाहे हमारी जैसी स्वयंसेवी संगठन हो जो इसमें कार्य करते हैं, वो ब्लड बैंक को इतना सफिशिएंट ब्लड प्रोवाइड करें कि लोग अस्पताल में जाएं और उनको तुरंत ब्लड मिल जाए। और अभी भी राजस्थान की अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जो ये बड़े ब्लड बैंक्स हैं, यहाँ पर सुलभता से अभी रक्त उपलब्ध है। और ये कि अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है, कितने मरीज सारे अस्पतालों में डेंगू के हैं। वहाँ लाइव प्लाज्मा चाहिए तो हमको लाइव डोनर को मोबिलाइज करना पड़ता है, पर अगर ब्लड चाहिए तो अभी लगभग ब्लड बैंक्स में ब्लड की उपलब्धता है, क्योंकि ब्लड की एक लाइफ होती है, शेल लाइफ 40 दिन की। जी जी। तो उनकी उपलब्धता है। और अभी आप इन सरकारी ब्लड बैंक में जाओगे तो वो वापस आपसे ब्लड नहीं मांगेगा और तुरंत आपको ब्लड दे देगा।
यदि कोई आनाकानी करता है या थोड़ा टालम टोल करता है तो उसकी कंप्लेंट कैसे कर उनके हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। हर स्टेट में ब्लड बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का गठन हुआ है जी। आप सबसे पहले तो नॉर्मली जो ब्लड बैंक के स्टाफ होते हैं वो टालने के प्रयत्न करते हैं, तो आप उनके ऊपर जाओ, उन्हीं के ऊपर जाओ और उनके मैनेजर के पास जाओ। मैनेजर नहीं माने तो अस्पताल अधीक्षक के पास जाओ, वो निश्चित रूप से मदद करेंगे। और उसके बाद स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसमें स्वास्थ्य भवन में उपलब्ध है, वहाँ नंबर लेकर आप उनको कॉल कर सकते हो। वो नहीं तो आप हेल्थ सेक्रेटरी के यहाँ फ़ोन कर सकते हैं, वो नहीं होता है तो आप हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पर भी फ़ोन कर सकते हैं। और ये बड़ी सुलभता से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। जी हाँ। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए हमारे 2 हाथ काफ़ी हैं, लेकिन इन 2 हाथों को मजबूती देने के लिए हमको सैकड़ों हाथ चाहिए। मैं टीम वर्क की बात करना चाहूँगा कि जब आप इतने बड़े काम एक अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए, तो आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे सपोर्टिंग लोग हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे, जिनके बिना आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिख सकते। देखें, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद आचार्य महाश्रमण जी के आशीर्वाद से आध्यात्मिक सेवा के कार्य, देश हित के कार्य करते आ रही है, जिसमें हमने अनेकों डायग्नोस्टिक सेंटर बना रखे हैं। आई डोनेशन के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। रक्तदान के क्षेत्र में हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब हम हमारे आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाश्रमण जी के आशीर्वाद से करते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद 18 साल से 45 साल तक के युवकों का एक संगठन है, जिसकी भारत में 354 जगह शाखाएं स्थित है और हम 50,000 से अधिक सदस्य इसमें एक मिशन के रूप में कार्य करते हैं। हमारी टीम, सौरभ पटावरी मेरे साथ सह संयोजक था, हर स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स थे, और हमारा ये सारा कार्य हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि योगेश कुमार जी के सानिध्य में होता है। तो एक ये पूरा चैनल बना हुआ है ऊपर से नीचे तक का, हर स्टेट के प्रेसिडेंट होंगे, हर शाखाओं का अध्यक्ष होगा। तो ये सारा कार्य, हम तो केवल एक निमित्त मात्र है, बाकी कार्य करने वाली केवल हमारी शाखाएं हैं जो इस कार्य को अच्छे रूप से संपादित करती है और हमारे इंगित को मानकर कार्य करती है। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँ, आई डोनेशन की अगर हम बात करें तो पिछले साल हमने 2020 में 600 आई डोनेशन एक साल में करा के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया जी। तो जब व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस घर में जाके उनको प्रेरणा देना और बोलना कि आपकी आंखें, ये तो गया जाने वाला, ये आंखें किसी की ज़िंदगी में रोशनी दे सकती है। तो इस दिशा में हमारे युवक कार्य कर रहे हैं और हम अच्छे सात्विक गर्व होता है कि किसी से पैसा लिए बगैर हम खुद के दम पर इस तरीके का कार्य करते हैं और समाज को वापस देने की जो चाह है, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हितेश जी, बातें बड़ी दिलचस्प हैं और बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे मन में हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए, और कुछ ऐसी बीमारियां गंभीरता के साथ जब अचानक हमारे सामने खड़ी होती हैं तो परिवार टूट जाते हैं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ उनका जो मानसिक संबल है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इन बीमारियों को बढ़ाने में हमारे युवाओं की एक थोड़ी सी गलत हैबिट, आदत की तरफ मैं ध्यान दे रहा, नशे की तरफ, कि वो तमाम तरह से अपनी आय करके, अपनी कमाई करके और नशे में चूर हो जाते हैं, कई तरह के नशों की गिरफ्त में आ जाते हैं और न केवल खुद का स्वास्थ्य, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अपितु परिवार के लिए भी वो दुख का कारण बन जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम युवाओं से? आप खुद युवा हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। एक विशेष बात इस पर मैं कहना चाहूँगा, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जो संस्था है जिसके माध्यम से हम ये कार्य करते हैं, उसका सदस्य होने के लिए पहला शर्त है व्यसन मुक्ति। हमारा कोई भी सदस्य आपको नहीं मिलेगा जो धूम्रपान, मद्यपान आदि का सेवन करता हो। और वास्तव में आज ये चैलेंजिंग विषय है कि अगर मैं एक अवलोकन, आपने अभी जो सवाल करा, ये 3 दिन पहले मैं बैठा था, मैं किसी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते हैं, हमारा जो कार्य पड़ता है, विदेशों में भी जाते हैं, तो हमारे ग्राहक भी होते हैं विदेशी, वो लोग, अब उनके साथ में हम जाके अगर कोक का ग्लास ले लेते हैं तो हम बड़ी ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, अरे तुम पीते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तो हमको ऑकवर्ड फील होता है। मैं मेरे स्कूल की बात करूँ कि मेरे स्कूल में अगर 50 जने मेरी क्लास में पढ़ते थे तो मेरे ख्याल से 45 जने आज के दिन में ड्रिंक करते हैं, 5 जने ड्रिंक नहीं करते, क्योंकि इसको अब स्टेटस के साथ और सोशल सिंबल के साथ जोड़ दिया गया है। तो अपेक्षा है अच्छे धर्मगुरुओं की, और एक ऐसा सघन अभियान जैसा रक्तदान का हो रहा है, वैसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग अगर इस बारे में बात करें और बोलें कि इसको एक घृणित कार्य के रूप में हम प्रतिष्ठापित कर दें, जबकि अभी हो उल्टा रहा है।
तो अगर इसको हम एक घृणित कार्य के रूप में प्रतिष्ठापित कर दें तो मेरे को लगता है हम समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे। नहीं तो अभी तो जो व्यक्ति पीता है उसको एक स्टेटस सिंबल के रूप में बड़े आदमी के लिए देखा जाता है। आज भले ही आपके लिए स्टेटस सिंबल हो, लेकिन बाद में आपके लिए परेशानी वो 100% परेशानी का कार्य है। तो अगर हमको अभी से इसके कोई एक सघन अभियान चलाना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से मेरे श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब अपने परिवार में ऐसे संस्कार डालें और बच्चों में ऐसी भावना डालें कि यार ये जो शराब पिएगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। तो उनके मन में एक ऐसा माहौल पैदा कर दे कि वो शराब पीने से पहले सोचे, वो धूम्रपान करने से पहले सोचे 5 बार, उसको आपकी वो बातें जब वो पहली बार करने आए तो उसके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। तो एक ऐसा माहौल, ऐसा संस्कार, जो भारत एक ऋषि मुनियों का देश रहा है और संस्कार प्रधान हम लोग रहे हैं, तो अगर हम अच्छे संस्कार हमारे परिवारों में डाल पाएंगे तो मेरे को लगता है कि हम इससे काफ़ी हद तक निजात पा पाएंगे। और एक सवाल और भी जो थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो सकता है कि जब आप काम करते हैं और लगातार अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो निश्चित तौर पर कभी कभी बच्चे शिकायत करते होंगे कि पापा हमारे लिए वक्त नहीं है, या कभी हम आपके साथ घूमने चलें, या हम थोड़ा सा एंटरटेन करें, पापा कभी घर पे रुकें। ये इस तरह के सवाल बच्चों या वाइफ की तरफ से आते होंगे, तो आप किस तरह ऐसा बिल्कुल आया। हम ये लगभग मेरा ये ट्रेंड रहा है कि हमने जब जब ये बड़े अभियान चलाए हैं जिसमें 2-2, 3-3 महीने तक अत्यधिक व्यस्तता रही है, तो उसके तुरंत बाद हम कहीं ना कहीं घूमने गए हैं और परिवार के साथ 10-15 दिन क्वालिटी टाइम फ़ोन बंद करके बिताया है जी। अभी भी रिसेंटली मैं इंडोनेशिया बाली घुमाने ले गया था सबको, और हम लोग काफ़ी दिन वहाँ पर शांति से अच्छे रहे, क्योंकि ये बैलेंस अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरे को लगता है मैं इधर तो दूंगा और इधर कुछ खो दूंगा। हाँ। तो वो एक बैलेंस करने की दिशा में हम इस तरह के प्रयोग करते हैं। कार्य जब होता है तब तक कार्य है, और जब कार्य नहीं है उसके बाद हम अच्छा समय भी बिताते हैं। यानी आप एक अच्छे समन्वय बनाकर अपनी फैमिली और एक बात और बीच में यही कहना चाहूँगा, आप बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई कार्य करते हैं तो आप अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति के पास में कुछ ऐसा समय होता है जिसको वो अलग अलग माध्यमों से आलस करने में बिता देता है। उठना लेट है, उठ गए तो मोबाइल देख रहे हैं 2 घंटे तक। तो इन सभी चीज़ों को, प्रमाद को तोड़कर अगर हम नियोजित करेंगे इन कार्यों को, तो मेरे को लगता है हम बहुत अच्छी तरीके से समय का नियोजन हर व्यक्ति कर सकता है। 24 घंटे बहुत होते हैं लाइफ में। हितेश जी, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, एक सफल व्यक्ति हैं, सोसाइटी के लिए एक उदाहरण है। लोग आपको रोल मॉडल मान सकते हैं कि हितेश जी जब इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप खुद किसको रोल मॉडल मानते हैं? अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों को, मेरे परिवारजनों को देना चाहूँगा। और रोल मॉडल की बात अगर आप करते हैं तो महात्मा गांधी आज भी हमारे रोल मॉडल हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, और मैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ता भी हूँ। और मेरे को लगता है कि जो सिद्धांत उन्होंने बताए, अगर उनका अनुसरण, अहिंसा का भी अगर अनुसरण हो जाए हमारे देश में, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी से बहुत प्रभावित था, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक धर्मगुरु रहे हैं जैन समाज के, और उनका जो साहित्य है और जिस प्रकार की बातें उन्होंने लिखी, जैसे एक बात, हिंसा का मूल कारणों का अगर हम वो देखें तो गरीबी उसमें सबसे पहले है। तो ये कुछ साइंटिफिक बातें अगर हम उनकी पढ़ लें और उनको जीवन में आत्मसात कर लें, अपरिग्रह, अनिकांत, अहिंसा के सिद्धांत, तो मेरे को लगता है हम काफ़ी आइडियल रूप से समाज में रह पाएंगे। निश्चित तौर पर जब हम एक अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो न केवल हम अपने मन की शांति के साथ काम कर पाएंगे, अपितु हम सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा पॉजिटिव काम कर पाएंगे। हितेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। राष्ट्र प्रेम की भावना आपके मन में कूट कूट कर भरी है, और अब जबकि आप समाज से, परिवार से, देश से सब कुछ पाने के बाद उसको कुछ लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी एक अच्छे रूप में, एक अच्छे मिशन के रूप में। मैं समझता हूँ कि आपके इस काम में आपके परिवारजनों के अलावा आपके मित्रों का एक बहुत बड़ा सहयोग है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, और ईश्वर आपके साथ है। आप अपने कार्यों में सफल रहें और इसी तरह राष्ट्र की सेवा करते रहें। आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आज आप पधारे और अपने बारे में, रक्तदान कैंपों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।